चलिए, तो हमने ये चीज देखी कि जो भी फ्रिक्शन बॉडी पे एक्ट करता है, दैट पर्टिकुलर फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। जितना एक्सटर्नल फोर्स आप बॉडी पे लगाएंगे उतना उस बॉडी पे फ्रिक्शन जनरेट करेगा। और ये बात सबको समझ में भी आती है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज है, आपने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, कैपिटल F, उसकी वजह से फ्रिक्शन लग रहा है रिलेटिव मोशन की वजह से पीछे। और मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। मतलब बॉडी पे थोड़ा सा और फ्रिक्शन, थोड़ा सा एक्सटर्नल लोड लगाया तो बॉडी चलने लग जाएगी। ये हमें क्वेश्चन की कंडीशन को समझना है। इसका मतलब इस समय पे लगने वाला फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग है। कैसा है? लिमिटिंग है। सो इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन इट। इस पे क्या लग रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा तभी ये चलेगा। सिंपल सी बात। चलिए, अब अपन बनाते हैं इसका एफबीडी बना के इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। तो ये बनाया मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम। वर्टिकली डायग्राम के अंदर मेरे पास वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg। वर्टिकली अपवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है? सो नॉर्मल। थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से कौन सा फोर्स लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। और फ्रिक्शन जो है वो कहाँ लग रहा है? पीछे। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स है? नहीं। चलिए अब कंपोनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा एफ कॉस थीटा कंपोनेंट और एक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट विच इज एफ साइन थीटा। अब हम जानते हैं, यहां तक हम लोग करना सीख गए। दैट मीन्स अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि इक्विलिब्रियम दिखता है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। एंड ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या है? इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी मेरे पास। पहली इक्वेशन बन जाती है n प्लस एफ साइन थीटा। नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg। तो ये पहली इक्वेशन हमारे पास तैयार है। दूसरी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बनाएंगे अपन, जो कि क्या दिख रही है? एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब फ्रिक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं? तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल। और यहां से नॉर्मल की वैल्यू निकाली जा सकती है mg माइनस एफ साइन थीटा। उठा के इस इक्वेशन में से नॉर्मल की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करते ही मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी? इधर बचेगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg माइनस म्यू टाइम्स एफ साइन थीटा। एफ वाली टर्म्स को एलएचएस पे ले आते हैं तो एफ कॉमन, अंदर बचेगा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और आरएचएस में मेरे पास आ रहा है म्यू mg। जब यहां से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की तो निकला म्यू mg डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये वैल्यू निकली, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा। लेकिन क्या हमारा ये फाइनल आंसर है क्या? हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि क्वेश्चन हमें कहता है कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट। ये तो सिर्फ फोर्स है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम फोर्स निकालना है। और मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, उसको जीरो के बराबर पुट करो और फिर वहां से वैल्यू को कैलकुलेट करो तो आपको मैक्सिमम मिनिमा निकलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इसके अंदर क्या रहेगा? टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले मुझे ये बताओ, क्या यहां तक जैसे इक्वेशन मैंने सॉल्व किया सबको क्लियर हुआ है कि नहीं? यस और नो, हैंड रेज करके बताओ सभी बच्चे, फटाफट। यस एवरीवन, ओके, वेरी गुड।
अब देखिए किसी भी फंक्शन को आप मेरी बात समझो, अगर मैंने 1 को डिवाइड किया 2 से और एक बार मैंने 1 को डिवाइड किया 10 से, दोनों को ध्यान से समझना, एक बार मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, आंसर आ रहा है 0.5, और एक बार मैंने 1 को 10 से डिवाइड किया, आंसर आ रहा है 0.1। बड़ा कौन है इसमें से? 0.5 बड़ा है, दैट मीन्स हाफ, और 1/10 में से बड़ा कौन? हाफ। अब लॉजिकली सोचें तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। इस फंक्शन में जो अपन ने अभी निकाला f इजिकल टू म्यू एम जी अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें जो डिनोमिनेटर है म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूं, तो उस टाइम पे ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे अपन, मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पर, और फिर वैल्यू पुट करेंगे। आइए ध्यान से देखिए क्या करना है। सो फॉर दिस व्हाट वी विल डू, हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, देखो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एफ मिनिमम, द डिनोमिनेटर इज मैक्सिमाइज्ड। समझ में आया क्या किया भाई? ओवरऑल फोर्स की वैल्यू को मिनिमम करने के लिए, सबसे छोटा करने के लिए डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दिया, और मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को करो डिफरेंशिएट। सो डी बाय डी थीटा ऑफ म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको किसके बराबर पुट करना है? 0 के। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, म्यू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? कॉस थीटा, और कॉस थीटा का हो जाता है माइनस साइन थीटा, और ये बराबर किसके हो गया? 0 के। जब यहां से वैल्यू निकाली तो म्यू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, एंड tan थीटा विल बी इक्वल टू म्यू। ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई। चेक भी तो करना पड़ेगा कि क्या सर ये मैक्सिमा है कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे और चेक करेंगे क्या वैल्यू नेगेटिव आती है कि नहीं। आइए चेक कर लो, दोबारा डिफरेंशिएट करो। इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर क्या निकल के आता है? तो ये निकल के आएगा माइनस म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ओवरऑल वैल्यू बिकम्स नेगेटिव, that means maxima will exist. If in this particular situation maxima is existing, then आप उठाएं थीटा की वैल्यू, ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट कर दें, और आपका मिनिमम फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन यार ऊपर वाले इक्वेशन में मेरे पास सर tan थीटा गिवन नहीं है, आपने तो tan थीटा की वैल्यू निकाल के दी है मुझे, लेकिन ऊपर इक्वेशन में मेरे पास sin थीटा और cos थीटा है। तो क्या करेंगे सर? तो आप tan थीटा से आइडेंटिटी पुट करके sin और cos की वैल्यू निकालो। भाई मुझे पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, सही बात है। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सही है, क्या किया अपन ने? आइडेंटिटी लगा ली। ऐसे ही सेम दोबारा से आइडेंटिटी लगाएंगे और sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आएगी मेरे पास sin थीटा विल बी इक्वल टू म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बड़ा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इजी सी चीज है, आसान चीज, लॉजिकल चीज है। उठाएंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज, ऊपर वाले फंक्शन में पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं, तो मिनिमम फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय, अब देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, म्यू साइन थीटा था तो उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, अब ये भी वैल्यू निकालिए, प्लस cos थीटा की वैल्यू अभी भी निकालिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो इन द डिनोमिनेटर मेरे पास अपने आप में डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन बनता हुआ तैयार होता दिख रहा है, वहां पर आप एलसीएम लोगे, अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये लो डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम ले लिया अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या बन जाता है? 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एंड सिमिलरली उसके ऊपर क्या बन रहा है? तो म्यू एम जी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया फंक्शन, लेकिन आसान है, ऐसी बात नहीं है। लॉजिकल देखें तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। अब देखिए 1 प्लस म्यू स्क्वायर को वी कैन राइट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 1 प्लस म्यू स्क्वायर कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर।
ठीक है, लिखा जा सकता है। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, एक 1 प्लस म्यू स्क्वायर से एक 1 प्लस म्यू स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसल, और जो मिनिमम फोर्स है बेटा उसकी वैल्यू मेरे पास निकल के आती है म्यू टाइम्स mg डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द मिनिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड। आपसे कोई पूछे कितना मिनिमम फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में हमसे डायरेक्टली पूछा जा चुका है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, आपसे पूछा गया था मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, 4 ऑप्शन गिवन थे, आपको उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना। अब हालांकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि इतना बड़ा डेरिवेशन हम करके और फिर ये फाइनल आंसर निकालें। तो मैं आपको कहता हूँ ये फाइनल रिजल्ट यू हैव टू लर्न। नोट्स में प्रोवाइडेड है, नोट्स ड्राइव पे जा चुके हैं, आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको ये चीज बड़ी बात उसमें दिख जाएगी। फटाफट बताइए सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, हैंड रेज करें। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, अच्छा कॉन्सेप्ट है, फटाफट बताएं। यस एवरीवन। यस 11th क्लास स्टूडेंट्स, बड़ा जल्दी। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचना कि सर 11th में करके हम तो 12th में अलग चीज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। 11th के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे 12th में दोबारा रिपीट होंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर 11th के कुछ एक कॉन्सेप्ट्स अगर वीक रह भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बहुत दिक्कत आ जाएगी 12th। चलिए, ये हो गया मिनिमम फोर्स विच वी रिक्वायर टू मूव ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन अ रफ ग्राउंड। सिंपल सीधी सी बात। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार एक बड़ी अलमारी है हमारे घर में, ठीक है, एक बड़ी अलमारी है और एक छोटा स्टूल, दोनों को पुश करना है। एक बड़ी अलमारी है और एक छोटा सा स्टूल है, दोनों को पुश करना है। किसको पुश करना आसान होगा और किसको पुश करना मुश्किल होगा, इसकी अपन बात करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ये देखो हमारे घर में जो अलमारी होती है कुछ इस तरीके से, ये मैं आपको एक क्यूबॉइडल शेप बना के यहाँ पर बता रहा हूँ, और ऐसे आपके घर में अलमीराज होते हैं, ध्यान से देखें सभी। ये मत बोलना कि सर हमारे घर में अलमीरा नहीं है। ठीक है, इस तरीके का अलमीरा होता है, सबके घर में, सबके घर में होता है। और ऐसे ही मेरे पास छोटे छोटे कबर्ड्स भी होते हैं, छोटे कबर्ड्स भी होते हैं जो कि होता है कभी कभार इक्वली हैवी होते हैं। जैसे छोटे अपन ऐसा मान लो किसी घरों में संदूक पड़े होते हैं या पुराने बॉक्सेस पड़े होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा सामान होता है। ठीक है, तो ये जो पुराने बॉक्सेस होते हैं इनको पुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लेकिन जो बड़ी एल्मिराज होते हैं ना उसको पुश करना आसान होता है। कभी किसी ने ऐसा नोटिस किया घर के अंदर अगर आप पुश करने लगते हो तो एल्मिराज को 2 जने पुश आराम से कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत भारी भरकम बॉक्स होगा ना उसको पुश करना मुश्किल हो जाएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक होता है अपन आज उस लॉजिक को देखेंगे। ठीक है, बहुत ही फेमस सवाल है ये, जेई के अंदर एक बार हमसे पूछा जा चुका है, मेरे ख्याल से 2010 आईआईटी जेई के पेपर के अंदर हमसे ये सवाल पूछा गया। अब क्या क्वेश्चन था तो ध्यान से देखना। हमेशा क्या होता है, हाइट ऑफ द पर्सन जो भी पुश कर रहा है वो एक छोटे ऑब्जेक्ट से तो ज्यादा ही होगी। ठीक है, ये ऐसे एक आदमी है जो कि एक छोटे बॉक्स को पुश कर रहा है, और ऐसे ही मैं यहाँ पर एक और आदमी बना देता हूँ जो कि बड़े एल्मेरा को पुश कर रहा है। जब छोटे बॉक्स को पुश किया जाता है तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स कहां पर लग रहा है, इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। बेटा ध्यान से सोचो, अगर आपने किसी पे फोर्स डाउनवर्ड लगाया है तो क्या फोर्स नॉर्मल फोर्स विच इज जनरेटेड बाय द ग्राउंड वो नॉर्मल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप खुद सोचिए, आपने फोर्स जब पुश किया, आप छोटे से ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे थे, आपकी हाइट ज्यादा थी, आपका फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना शुरू हुआ, जिसके कारण नॉर्मल बढ़ गया। नॉर्मल बढ़ गया तो फ्रिक्शन बढ़ गया। लेकिन अगर वहीं पे अलमीरा है
तो उस अलमीरा को जब फोर्स लगाया जाता है तो उसके ऊपर लगाया गया फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं दिख करके हॉरिजॉन्टल या तो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखता है, विच इज अल्टीमेटली डिक्रीजिंग द नॉर्मल। आप खुद सोचिए, यहां पर अगर मैं वर्टिकल से थीटा एंगल ले लूं फोर्स का, तो एक एफ कॉस थीटा कंपोनेंट नॉर्मल में ऐड हो रहा है, सही है, और नॉर्मल की वैल्यू को बढ़ा रहा है। दैट मींस व्हेनेवर वी आर पुशिंग एन ऑब्जेक्ट जो कि छोटी साइज का है, तो उसको पुश करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को पुश करने में दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को पुश किया जाता है तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसका कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या तो अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलता है, विच इज अल्टीमेटली डिक्रीजिंग द नॉर्मल फोर्स। लेकिन जब छोटे साइज के ऑब्जेक्ट को, जो कि बहुत हैवी है, छोटे बॉक्सेस जो बहुत हैवी है, उनको पुश करने लगो तो बहुत दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो फोर्स आप लगा रहे हो उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इज इंक्रीजिंग द नॉर्मल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन इट। वो पर्टिकुलर कंपोनेंट यहां पर लग रहे नॉर्मल फोर्स को इंक्रीज कर रहा है और फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ा रहा है। सो अल्टीमेटली फ्रिक्शन, मैं यहां पर लिखूंगा अल्टीमेटली फ्रिक्शन इज इंक्रीजिंग। अल्टीमेटली यहां पर फ्रिक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और बड़े ऑब्जेक्ट्स के अंदर फ्रिक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है, फ्रिक्शन इज डिक्रीजिंग। क्यों है? तो बेटा फ्रिक्शन जो है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल होता है, और जो नॉर्मल है वो डिपेंड करता है कि यार उस पे एक्सटर्नल फोर्सेस कहां लग रहे हैं। छोटे ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नीचे लगने के कारण कंपोनेंट से नॉर्मल इंक्रीज हो जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। बड़े ऑब्जेक्ट्स पे ऐसा नहीं। बताइए सबको बात क्लियर होती है कि नहीं? यस और नो? यस, फास्ट चलो, बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? ओके, ओके, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत आसान चीज है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है किसी को। अब चलते हैं अपन यहाँ पर आगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं और अच्छे से लॉजिक देखते हैं इसके पीछे। नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल है, उस सवाल को अपन सॉल्व करेंगे और आज की क्लास को खत्म करेंगे। इससे अपने पिछले कॉन्सेप्ट्स जो है वो भी क्लियर हो जाए। देखिए मेरे पास एक पुली है, उससे मैंने दो मासेस को अटैच कर रखा है, तो एक मास में यहां लगा देता हूं ऐसे, ये एक मास मैंने यहां पर ऐसे अटैच कर दिया और एक मास मैंने इस तरफ अटैच कर दिया, ठीक है। ये है मेरे पास 4m, ये है मेरे पास m ऑफ मास, और इधर है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है। ध्यान से देखिए, 4m मास हो जाएगा ए एक्सेलरेशन से नीचे, ये थीटा एंगल, और यहां से ये एक्सेलरेशन से ऊपर। एफबीडी बनाते हैं, फ्रिक्शन को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो 4m वाले ऑब्जेक्ट पे अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो 4mg लगेगा डाउनवर्ड। 4mg कहां लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। सिमिलरली टेंशन फोर्स ऊपर लग रही है। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन देखा जाए तो कहां पर आ रहा है? ऊपर आ रहा है। जो m मास का ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा है उसकी बात करें तो उस पे वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लगा? mg फोर्स। The tension force is acting in the direction up the inclined plane, और एक्सेलरेशन पार्टिकल का कहां है? अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ए एक्सेलरेशन। तो दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम बना दी, लेकिन एक चीज यहां पर मिसिंग है, वो ये है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या रहेगी? तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन रहेगी पीछे की तरफ, क्योंकि यार ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स कहां है? ऊपर की तरफ है।
फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऑपोजिंग डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में। अब देखिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो वर्टिकल से एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर एंगल आ जाता है 90 माइनस थीटा, एंड अगर इस डायरेक्शन में देखें तो ये आ जाता है थीटा। कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा और इधर बनेगा mg sin थीटा। परपेंडिकुलर टू द सरफेस मेरे पास दिखता है नॉर्मल। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स लगता है? तो मैं बोलूंगा नहीं लगता। एक इक्वेशन बनाएंगे इंक्लाइंड प्लेन से, तो बनेगा नॉर्मल बराबर mg cos थीटा, और दूसरी इक्वेशन इंक्लाइंड प्लेन से बनेगी t माइनस एफ माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। f को अपन लिख सकते हैं म्यू टाइम्स नॉर्मल, so t माइनस म्यू टाइम्स नॉर्मल माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। नॉर्मल की वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो बनेगा t माइनस म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा बराबर ma। फॉर दी नेक्स्ट इक्वेशन हम क्या करते हैं, 4mg वाले ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। 4mg वाले ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन नीचे है, यहां लिखेंगे 4mg माइनस टी इज इक्वल टू 4ma। ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को कर दो ऐड, टेंशन से टेंशन कट जाएगी, आंसर आ जाएगा। सो आंसर बनता है यहाँ पर 4mg माइनस म्यू, सॉरी mg कॉमन ले लो, अंदर बचेगा म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू ma। कितना ma? 5ma। m से m कैंसल, पूरी इक्वेशन में से g कॉमन, अंदर आ रहा है 4 माइनस म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में 5, and this will be equal to the acceleration of the system। सर क्या किया? इनकॉर्पोरेट किसको किया? तो इनकॉर्पोरेट हमने यहाँ पर किया है दी फ्रिक्शन फोर्स। इनकॉर्पोरेट फ्रिक्शन फोर्स को करना था और फिर फ्री बॉडी वाला क्वेश्चन देखना था। तो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने एक ही स्क्रीन पे दिखा दिया। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि सर लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन के पीछे। आप ये देखिए कि जितने भी क्वेश्चन अपन ने लॉज ऑफ मोशन में पहले टेंशन एक्सेलरेशन वाले किए थे, उन सभी क्वेश्चंस के अंदर अपन फ्रिक्शन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन नए हो जाएंगे। और सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? नए हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान बात। सभी बताइए ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं? यस और नो?